नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में। घटना चक्र की इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो है नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी हमारा सेट 1 चल रहा है, यानी कि चैप्टर 1 चल रहा है। तो क्वेश्चंस 11 से लेकर 20 तक इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि घटना चक्र की इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ के अलावा हमारी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ जो है वो भी आपको साइमल्टेनियसली देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम लोग डेली एक स्टैटिक सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं और वो सब्जेक्ट डेली बेसिस पे चेंज होता है। उसके कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर करंट अफेयर की सीरीज़ में आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ही जल्द आपको मध्य प्रदेश जीके यानी एमपीपीएससी के लिए जो है वो यहाँ पर फ्री इनिशिएटिव जो है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस डिस्कशन की जो भी हमारी डिस्कशंस होती हैं इनकी पीडीएफ्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं, जैसे घटना चक्र की मैंने आपको बताया था बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पीडीएफ्स हैं आप नीचे टेलीग्राम चैनल पे जाइए वीडियो के नीचे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से पीडीएफ्स जो है जितनी भी लेक्चर्स की आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन फाइनली स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है 11th क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है 1 से लेकर 10 तक हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, जो एक्ट है 1909 का वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड था। ठीक है, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से एसोसिएटेड था, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन से एसोसिएटेड था, डायरकी से एसोसिएटेड था, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल से एसोसिएटेड था। तो दोस्तों स्क्रीन को पॉज करके सही आंसर के बारे में सोचिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस करने से एसोसिएटेड था ये एक्ट 1909 का। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस एक्ट का दोस्तों पूरा नाम था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इसने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करा। लेकिन जो ये सिस्टम था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट जो है वो इलेक्शंस में खड़ा होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मुस्लिम वोटर्स जो हैं वही वोट कर पाएंगे। तो एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि इस एक्ट के इस प्रोविज़न ने जो बंटवारे के बीज हैं वो बो दिए थे। ठीक है, जो तनाव है हिंदू और मुसलमानों के बीच में उसको बढ़ावा दे दिया था, जिसकी वजह से इवेंचुअली पार्टीशन जो हुआ वो हमें देखने को मिला। तो सेपरेटिज्म के सीड्स इस एक्ट ने बो दिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इतिहास में कौन से एक्ट को समझा जाता है कि जिसने बीज बोए सेपरेटिज्म के, बंटवारे के, तो आप बोलना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो है आपसे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में कुछ आपसे प्रिंसिपल फीचर्स पूछ रहा है। पहली स्टेटमेंट आपके सामने है, क्या इस एक्ट ने डायरकी को इंट्रोड्यूस करा था एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में, प्रोविंसेस में। ठीक है, दूसरा, क्या इस एक्ट ने सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस करा था मुस्लिम्स के लिए। क्या इस एक्ट ने जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी जो कि अभी तक सेंटर के पास होती थी उसको जो है कुछ पावर्स प्रोविंसेस को दे दी थी। प्रोविंसेस का मतलब दोस्तों उस टाइम पे होता था राज्य यानी कि स्टेट्स। तो आपको करेक्ट कोड चुनना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के इनमें से कौन से फीचर्स थे, कौन से नहीं थे। ऑप्शन आपके सामने 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं। तो 1 and 3 ओनली दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास करा गया। इस एक्ट में दोस्तों रिफॉर्म्स जो थे वो रिकमेंड करे गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मोंटेगू की जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर। समझ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जो रिफॉर्म्स प्रपोज करे गए तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे एडविन मोंटेगू उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर इंट्रोड्यूस करे गए, और वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बेसिस उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे भी। ठीक है, तो अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो है वो किसकी रिकमेंडेशंस पे इंट्रोड्यूस करेगा तो आप बोलना मोंटैग चैम्सफोर्ड। इसलिए उसको दोस्तों आपने सुना भी होगा, इसलिए इस एक्ट को हम लोग मोंटैग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मोंटैग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। इस एक्ट में दोस्तों सिस्टम था कि डुअल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करी जाएगी प्रोविंशियल लेवल पर, जिसको हम लोग कहेंगे डायरकी। ठीक है, बट और एक और चीज़, जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन के वो 2 सब्जेक्ट्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए, एक रिजर्व सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो मुस्लिम्स के लिए था वो चीज़ तो ऑलरेडी डील हो चुकी थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। हमने जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा
इस एक्ट से नहीं आई है, वो आई है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जो अभी तक मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट चलता था, जिसको 1909 के एक्ट की वजह से इंट्रोड्यूस करा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ने एक कदम और आगे जाते हुए इस चीज़ को बढ़ावा देते हुए, सेपरेटिज्म के बीच और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए, अब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम था, जो फंडा था, इसको सिखों के लिए, यूरोपियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए भी एक्सटेंड कर दिया। तो समझ गए आप? बात पूरी ये है कि 1919 के एक्ट ने सिर्फ ये बोला था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। इस एक्ट ने और कैटेगरीज जोड़ दी, सिख्स, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी ना दोस्तों कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, यहाँ से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, 1919 की एक्ट की वजह से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ये ऑलरेडी 1909 का जो एक्ट था वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये बताना है दोस्तों, इनमें से कौन से एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो इंट्रोड्यूस करा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने? तो बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो इनमें से कौन से एक्ट ने इंट्रोड्यूस करा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मदद से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो इंट्रोड्यूस करा गया। तो इसको इंट्रोड्यूस करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की मदद से। ये एक्ट जो है, इस एक्ट ने एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो थी, जो प्रोविंसेस की एग्जेक्टिव अथॉरिटी थी, यानी कि स्टेट्स के पास जो भी अथॉरिटी थी वो गवर्नर को दे दी। ठीक है, और सेंटर के पास जो भी अथॉरिटी थी वो गवर्नर जनरल को दे दी। और ऐसा बोला गया कि गवर्नर जनरल जो हैं वो रूल कर रहे हैं, और गवर्नर जो प्रोविंसेस में रूल कर रहे हैं वो क्राउन के बिहाफ पे रूल कर रहे हैं, जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। अब क्राउन यहाँ पे मतलब क्या? यहाँ पे क्राउन मतलब मोनार्की। अब मोनार्की कोई भी हो सकती है, वो किंग भी हो सकते हैं, वो क्वीन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी के केस में इंग्लैंड में जो मोनार्की है वो क्वीन के रूप में आपको देखने को मिलती हैं क्वीन एलिजाबेथ II। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं, इंडियन लेजिस्लेचर जो है बाय कैमरल पहली बार बना कौन से एक्ट की मदद से बना? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की मदद से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की मदद से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की मदद से, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मदद से? तो बताइए, बाय कैमरल जो है द्विसदस्यीय कब बना इंडियन लेजिस्लेचर? दोस्तों कमेंट बॉक्स में नीचे एक मेरे को ये भी बताइएगा, आपके बाय कैमरल का मतलब क्या होता है इंडियन पॉलिटी में, या मतलब पॉलिटिकल साइंस में क्या मतलब होता है बाय कैमरल का? तो ये चीज़ कब करी गई? ये चीज़ करी गई दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की मदद से इंडियन लेजिस्लेचर को पहली बार बाय कैमरल बनाया गया। आइए इसके एक्सप्लेनेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो है वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर बना पहली बार, जिसके अंदर 2 हाउसेस इंट्रोड्यूस करे गए। अपर हाउस जिसका नाम रखा गया काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस जिसका नाम रखा गया लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि अपर हाउस था ना दोस्तों, काउंसिल ऑफ स्टेट को आज के टाइम में जो इसका नाम है हमारे देश में वो है राज्यसभा, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस टाइम की थी आज ये हमारे देश में लोअर हाउस की फॉर्म में लोकसभा में देखने को मिलती है आपको। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो था उसके अंदर 60 मेंबर मतलब टोटल थे, जिसमें से 20 मेंबर्स जो थे वो आए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। लोअर हाउस जिसको हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे, तो सेक्शन 19 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत यहाँ पर ओरिजिनली दोस्तों 140 मेंबर्स रखे गए। इस 140 मेंबर्स में से, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, इस 140 मेंबर्स में से 100 जो थे वो तो इलेक्टेड मेंबर्स थे, प्लस जो 40 थे वो थे नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, तो ये आप हिंदी में भी इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, आगे और भी है, ये देखिए। अच्छा दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ना कि काउंसिल ऑफ स्टेट में जो 60 मेंबर्स थे, इसकी एक और इलेबोरेटिव स्टेटमेंट एक्चुअली ये बनेगी, एक्सप्लेनेशन ये बनेगी कि इनमें से जो 60 मेंबर्स थे 33 जो थे वो इलेक्शन से बोला गया इस एक्ट में प्रोविजन थी कि 33 जो है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस में जो मेंबर्स आएंगे वो इलेक्शन से आएंगे, और 22 और जो 27 होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, ये इलेक्शन से आएंगे, और ये 27 जो होंगे ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी हमने देखा जो मेंबर्स थे उनकी संख्या जो थी पहले 143 थी, जिसमें से 102 इलेक्टेड थे, 41 नॉमिनेटेड थे। बाद में इसको मतलब बढ़ाते चले गए। आप यहाँ पर अगर देखेंगे, ये देखिए, शुरू में 140 मेंबर, ठीक है, बाद में
इसको इंक्रीज करके कर दिया गया 143 मेंबर्स, जिसमें से 102 इलेक्टेड होंगे और 41 नॉमिनेटेड होंगे। उसके बाद 145 कर दिया गया, जिसमें से 104 इलेक्टेड होंगे, अगेन 41 नॉमिनेटेड होंगे। एक और चीज़ दोस्तों, दोनों हाउस में, हर एक हाउस में, चाहे वो काउंसिल ऑफ स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो, एक मेंबर होगा जिसको बेरार से जो है वो चुना जाएगा, इलेक्ट करा जाएगा, ठीक है, बेरार से नॉमिनेटेड मेंबर्स में से, ठीक है। इट इज़ नोटेबल दैट वन मेंबर इन ईच हाउस वॉज इलेक्टेड फ्रॉम बेरार आउट ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स। मतलब जितने भी दोनों हाउस में, मान लीजिए यहाँ पर हमें कितना दिख रहा है, काउंसिल ऑफ स्टेट में हमें दिख रहे हैं 27 नॉमिनेटेड मेंबर, ध्यान से सुनना, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें दिख रहे हैं 41 नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो दोनों हाउस में इसमें से भी एक मेंबर जो होगा वो बेरार से आएगा, इसमें से भी आउट ऑफ दीज 41 वन मेंबर विल बी फ्रॉम बेरार, आउट ऑफ दीज 27 एक मेंबर बेरार से होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन, आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स जो है उसने बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है उसका सिस्टम इंट्रोड्यूस करा सेंट्रल लेवल पे। तो अब तो आप ये आराम से बता देंगे, 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट या 1915 का एक्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर तो आप पहले को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, 1961 का एक्ट तो कोई था ही नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्ट ऑफ 1919 की मदद से ऐसा करा क्या। हमने अभी देखा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करा पहली बार, जिसमें अपर हाउस का नाम होगा काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस का नाम होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर अगर हम लोग उसको पूरा प्रॉपर बोले तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है दोस्तों। हमारे देश में दोस्तों आपको पता होगा राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है ऑर्डिनेंस को इशू करने की, ठीक है। तो ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है राष्ट्रपति के पास, ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई, कौन से एक्ट से इंस्पायर्ड है ये वाली पावर प्रेसिडेंट की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 से, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से जो प्रेसिडेंट की जो पावर है ऑर्डिनेंस की वो इंस्पायर्ड है। देखिए, अगर हम लोग एक छोटे से बैकग्राउंड की बात करें, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे होता क्या था, जो वाइसरॉय थे ना, उनके पास पावर थी ऑर्डिनेंस को इशू करने की, ठीक है। जब सारा जो सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था, तो वाइसरॉय के पास पावर होती थी ऑर्डिनेंस को इशू करने की। ऑर्डिनेंस दोस्तों क्या होता है, जब कानून बनाने वाली अथॉरिटीज़ जैसे लोकसभा और राज्यसभा जो हैं वो अगर सेशन में ना हो और इमरजेंसी में हमें कोई भी कानून बनाना हो, तो एज अ टेम्पररी कानून जो है वो राष्ट्रपति को एक हमारा संविधान पावर देता है कि तुम ना अगर ये लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में लॉ मेकिंग बॉडीज तो यही है, पार्लियामेंट के हाउसेस और पार्लियामेंट खुद, है ना। तो अगर कानून बनाने की इमरजेंसी में आवश्यकता है और ये सेशंस में नहीं बैठे, क्योंकि ये तो सिर्फ 3 ही बार सेशंस में बैठते हैं साल में, एक समर सेशन, एक मॉनसून सेशन, एक विंटर सेशन। अभी सेशन चल ही नहीं रहे हैं और लोकसभा भी नहीं बैठी हुई, राज्यसभा भी नहीं बैठी हुई, एक हाउस भी बैठा हुआ है तब भी उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों हाउस से पास होना बिल जरूरी होते हैं, ऑर्डिनरी बिल। तो इस केस में हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को पावर दे रखी है कि तुम इमरजेंसी में एक कानून लेकर आ सकते हो जिसको नाम दिया जाएगा ऑर्डिनेंस। तो ये होता है दोस्तों ऑर्डिनेंस। तो इस तरीके की पावर जो है पहले ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर वाइसरॉय को दी जाती थी और वाइसरॉय को परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की ऑर्डिनेंस लाने के लिए। ऐसी पावर वाइसरॉय को कौन से एक्ट से मिली थी अगर आपसे पूछा जाए तो 1861 के एक्ट से मिली थी, ठीक है। हमारे संविधान में जो प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस की, वो उसके बारे में जिक्र कर रखा है आर्टिकल 123 के अंदर। अक्सर दोस्तों यूपीएससी का और दूसरे एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी, तो आप याद रखिएगा सिंपल सा 1, 2, 3 ये जो आर्टिकल है ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करता है। और इसकी इंस्पिरेशन दोस्तों ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के सेक्शन 42 से, ठीक है। सेक्शन आप भले ही इतना डेप्थ में जाके याद ना रखें, लेकिन ये जरूर याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है भारत सरकार का अधिनियम 1935 की धारा 42 से ये प्रेरित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इनमें से कौन सा एक्ट था जिसने पहली बार ये भारतीयों के लिए पॉसिबल करा कि उनका भी ओपिनियन, उनकी भी जो भागीदारी है देश को चलाने में, इनमें से दिए गए कौन से एक्ट की वजह से वो इंश्योर हो पाया। अभी तक इंडियंस अपने देश को, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो आपको पता है कि इंडियंस को तो कोई से नहीं था, कोई राइट ही नहीं था हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन एक एक्ट ऐसा आया था, अब इंडियंस जो है ना वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके, काउंसिल ऑफ
स्टेट्स में जाके जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे, तो अब उनका भी से बढ़ेगा, उनका भी जो है भागीदारी बढ़ेगी अपने देश को चलाने में कानून प्रक्रिया में। तो ऐसे कौन से एक्ट की मदद से ऐसा फायदा मिला भारतीयों को? चार्टर एक्ट 1833 की मदद से, चार्टर एक्ट 1853 की मदद से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 की मदद से, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की मदद से। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट 1833 की मदद से ऐसा जो है इंडियंस को पावर मिली कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं, अब उसमें भागीदारी लें। कैसे मिली आइए समझते हैं इसको। देखिए चार्टर एक्ट 1833 जो है उसका एक सेक्शन था, सेक्शन 87। इस सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसने एक तरीके से भारतीयों को ब्रह्मास्त्र दे दिया था। ठीक है, तो इस एक्ट के इस सेक्शन में बोला गया, या फिर हम सीधा अगर ये कहें कि चार्टर एक्ट 1833 में एक प्रोविजन डाली गई कि क्राउन ने ये बोला कि कोई भी पर्सन जो हिंदुस्तानी हो उसको रोका ना जाए। कोई भी प्लेस, पोस्ट या सर्विस अगर वो ऑक्यूपाई करता है अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसको वो पोस्ट जो है होल्ड करने दी जाएगी। मान लीजिए कोई, मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सिविल सर्विसेज में अगर भारतीय आना चाहते हैं तो ठीक है, वो एग्जाम क्वालिफाई करो और आ जाओ, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आप भारतीय तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी धर्म के बेसिस पे, वो पर्सन कहाँ पैदा हुआ है उसके बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे, उसके लैंग्वेज के बेसिस पे, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो सेक्शन 87 जो था चार्टर एक्ट 1833 का, उसने कुछ प्रिंसिपल्स रखे कि किस तरीके से जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने देश के पॉलिटिकल मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो थी हमारी आज़ादी की डिमांड जो थी वो क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर थी। नहीं सॉरी, आज़ादी की डिमांड तो ज़ोरों शोरों पर नहीं थी, अभी तो 1833 का समय चल रहा है। लेकिन क्या है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो तंग आ गए थे, उनको डर लगने लगा था, तो एक वजह से उन्होंने थोड़ा सा राइट या चालाकी आप कह सकते हो कि दे दिया था हम लोगों को अपना देश चलाने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने बोल रहा है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, वो कौन से प्लान के ऊपर बेस्ड है? ठीक है, जो पावर्स जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो इनमें से कौन से प्लान के ऊपर बेस्ड है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के ऊपर बेस्ड है, मॉन्टैग चांसलर रिफॉर्म 1919 के ऊपर बेस्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर बेस्ड है, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के ऊपर बेस्ड है? तो बताइए, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो इनमें से कौन से प्लान के ऊपर बेस्ड है, कौन से एक्ट में जो है ऐसा प्रोविजन था जिससे हमने इंस्पिरेशन ली? दोस्तों जो पावर डिवाइड होती है ना सेंट्रल स्टेट के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं, आप ये टर्म याद रखिएगा, फेडरल स्ट्रक्चर, कि जब पावर डिवाइड हो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो पावर्स हैं वो डिवाइड करी। यहाँ पर देखिए सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है, जिसने लेजिस्लेटिव पावर्स को बांटा सेंट्रल लेजिस्लेचर में और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। और डायरकी जो अभी तक प्रोविंसेस में चलती थी, डायरकी को प्रोविंसेस से हटाकर डायरकी अब सेंट्रल लेवल पर लाई गई। डुअल सिस्टम मतलब अब सेंट्रल लेवल पर लाया गया। इस एक्ट के अंदर दोस्तों एक प्रोविजन और था कि इंडिया को फेडरेशन बनाना है, देयर शुड बी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स होंगे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में फेडरेशन का कंसेप्ट क्या था, तो उसके अंदर ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स भी थे और प्रिंसली स्टेट्स भी थे, दोनों को शामिल करा गया। लेकिन ये वाला पार्ट दोस्तों कभी इंप्लीमेंट नहीं करा जा सका, सिर्फ सपनों में ही रह गया। आगे फेडरल सिस्टम और डायरकी जो सेंटर पर इंट्रोड्यूस करे गए वो कौन से एक्ट की मदद से करे गए? ठीक है, अभी हमने देखा ऑप्शन आपके सामने 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एक्ट ऑफ 1935 की मदद से जो फेडरल सिस्टम था और जो डायरकी था वो सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस करा गया। अभी हमने देखा, ये देखिए जो है डायरकी प्रोविंसेस में ख़त्म करके सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस करी गई, और जो फेडरेशन का कंसेप्ट जो था जिसमें ये बोला गया कि ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स भी शामिल होंगे और कुछ प्रिंसली स्टेट भी शामिल होंगे और वो मिलकर बनाएंगे फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोला गया, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये पार्ट कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सका। ठीक है, आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, जो प्रोविजन है जिसकी वजह से ऑल इंडिया फेडरेशन जो है उसका आइडिया जो है स्टैब्लिश करा गया, ऐसा कौन सी एक्ट की मदद से करा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफर 1940, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1946 की मदद से करा गया। तो ऑल इंडिया फेडरेशन का दोस्तों कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की मदद से करा गया। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे देखे, तो यहाँ पर देखिए वही वाली बात, सेम बात, फेडरेशन ऑफ इंडिया
एक उसमें होंगे ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, एक होंगे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। लेकिन अगेन फिर से तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं आपको, इस पार्ट को कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करा जा सका, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से घटना चक्र की सीरीज़ को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग कवर करते रहेंगे। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।